हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। क्लास 12 का चैप्टर 4 को कर रहे हैं हम यहाँ पे कंटिन्यू। चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम दिव्यांग भी बोलते थे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या थे। तो चैप्टर के कंटेंट्स थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, सेकेंड है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, थर्ड है टाइप ऑफ डिसऑर्डर, देयर कॉजेज एंड नेचर, फोर्थ है डिसेबिलिटी एटिकेट्स, फिफ्थ है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN, और लास्ट है स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर CWSN। हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3, जो कि है टाइप ऑफ डिसऑर्डर, देयर कॉजेज एंड नेचर। तो हम यहाँ पे डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं और उनके होने का क्या कारण होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक नंबर 3, जो कि है टाइप ऑफ डिसऑर्डर, नेचर एंड कॉजेज। तो मेनली जब हम डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही जाना डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। अब हम पहुंच चुके हैं टाइप्स पे। तो मेनली जो डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं हमारे 5 टाइप के, जिसके अंदर फर्स्ट आता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD भी बोला जाता है। सेकेंड है हमारे पास सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको SPD बोला जाता है। थर्ड है हमारे पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको ASD बोला जाता है। ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, जिसको ODD बोला जाता है। और लास्ट है हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको OCD बोला जाता है। तो हमें इनके नाम के साथ साथ इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी याद रखनी है। कई बार इन्हीं के शॉर्ट फॉर्म्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट नंबर से, जिसका नाम है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से। तो अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो ये एक ऐसा बिहेवियरल सिम्टम है जहां पे जो बच्चा होगा, जो भी लोग इन परेशानी से जूझ रहे होंगे, वो बहुत ही ज्यादा इनअटेंटिव होंगे, वो हाइपर एक्टिव होंगे और इंपल्सिव होंगे। अब तीनों का मतलब समझते हैं। वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पाएंगे, कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ पाएंगे, कभी भी जहां पे भी फोकस करना पड़ेगा वो उस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बिहेवियरल डिसऑर्डर है, मेडिकल कंडीशन है, जो ADHD के अंदर पाई जाती है। सेकंड इसके अंदर बहुत बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है हाइपर एक्टिविटी की, यानी यहाँ पे जो पर्सन होगा वो एक्टिव नहीं है, वो हाइपर एक्टिव है। ठीक है, यानी वो बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव रहेगा, वो अपने आप को बिना किसी चीज के सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के काम करना, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल रहना। ठीक है, वो अपनी इंपल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अगर मेन दिक्कतें बताऊं या मेन सिम्टम्स बताऊं जो इस परेशानी के अंदर देखने को मिलते हैं, वो है फॉरगेटिंग डेली एक्टिविटीज। उसको क्या काम करना है वो जनरली वो भूल जाता है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, डे ड्रीमिंग, ज्यादातर चीजों के बारे में अपने आप थॉट्स बनाना, उनके बारे में सोचना। रेस्टलेसनेस, अपने आप में ही रेस्टलेस रहना। ट्रबल इन पेइंग अटेंशन, किसी भी चीज के ऊपर ध्यान ना दे पाना। ट्रबल इन सिटिंग इवन फॉर शॉर्ट टर्म्स, वो कहीं पे भी एक जगह पर बहुत थोड़े टाइम के लिए भी बैठना उनके लिए बड़ा दिक्कत रहता है, उनको कुछ ना कुछ करते रहना हमेशा। ठीक है, माइट सफर एंजाइटी अटैक्स, जब कोई पर्सन इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा भी जल्दी जाता है। ठीक है, चीजों को जल्दी करना है, इसके चक्कर में बहुत जल्दी वो घबरा जाता है, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी अटैक्स तक भी हो सकते हैं। रिमेन अनऑर्गेनाइज्ड, इजीली फ्रस्ट्रेटेड और मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि ADHD के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ADHD को होने वाले कारणों के बारे में कि किन कारणों की वजह से ADHD किसी पर्सन को हो सकता है। तो जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का अगर मैं मतलब बताऊं तो जो हमारे एंसिस्टर्स है, यानी मान लो जो हमसे हमारे पहले वाले लोग हैं, यानी हमारे माता पिता, उनके थ्रू ट्रांसफर हो सकती है बच्चे के अंदर,
बच्चे से ट्रांसफर हो सकते हैं उनके बच्चों के अंदर। तो ये जैसे जेनेटिक्स आगे बढ़ते रहते हैं, ये फैक्टर्स उनके साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के फैमिली में किसी के मदर या फादर को अगर ADHD हुआ होगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो उनके बच्चों में भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड आता है इसके अंदर ब्रेन इंजरीज। अगर एट अ टाइम ऑफ बर्थ या बर्थ से पहले कभी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से बच्चे को ब्रेन इंजरी हो गई हो तो उसके अंदर भी ADHD होने का खतरा रहता है। थर्ड है इसके अंदर लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट जो है वो डिफाइन करता है कि ब्रेन जो है उसका अंडर डेवलप्ड है, साथ ही साथ उसके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन होता है ADHD होने का। उसके बाद आता है ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीजेस। कुछ ऐसा उसके साथ ट्रॉमा हो गया हो या कोई ऐसी ब्रेन डिजीज हो गई हो जिसकी वजह से वो ADHD का शिकार हो जाता है। आगे देखते हैं हम अपना अगला डिसऑर्डर, जो कि है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको SPD बोला जाता है। अगर SPD का मतलब समझा जाए, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ब्रेन को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है या तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में या जो इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने में। ठीक है, अगर ब्रेन ऐसी प्रॉब्लम से जूझता है तो वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का शिकार होता है। SPD जो है वो हमारे बहुत ही क्रूशियल सेंसेस को इफेक्ट करता है, जैसे कि टच का फील करना, साइट का, टेस्ट को और हमारे मूवमेंट तक को भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहा हमारे सेंसेस से। याद करो, हमारे 5 सेंसेस होते थे, जो कि होते थे टच, साइट, हियर, टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, तो ये जो 5 सेंसेस थे, ये इन सारे 5 सेंसेस को भी इफेक्ट कर सकता है। ओके, चलिए आगे जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से गुजर रहा है। ठीक है, तो एक बहुत कॉमन सी तरीका है पता लगाने का कि भाई उसके 5 सेंसेस जो है वो चलेंगे नहीं प्रॉपरली। तो जो सबसे पहली परेशानी आती है वो है ओवर सेंसिटिविटी ऑफ साउंड एंड ऑर्डर, यानी उनको साउंड से बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है और ऑर्डर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, सेकंड है पुअर बैलेंस एंड पोस्चर। उनका बैलेंस अच्छा नहीं होगा, उनका पोस्चर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनके सेंसरी प्रोसेसिंग ऑर्डर्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिले इन फाइन मोटर डेवलपमेंट, जो उनके मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए टाइम टू टाइम, वो नहीं हो पाएगी। सोशल आइसोलेशन, जब कोई पर्सन ऐसी बीमारियों से जूझ रहा होता है तो वो अपने आप को समाज से अलग रखने की कोशिश करेगा और दूसरे लोगों से दूर दूर रहेगा। ठीक है, तो अगर वो दूर रहेगा, अलग रहेगा, तो उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, इन परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और वो दूसरों से बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाएगा और क्राउड और लोगों से आसपास जाने से बहुत ज़्यादा डरा भी करेगा। ठीक है, तो ये मेन दिक्कतें हैं जो कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर देखी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है ये होता क्यों है, तो इसके कॉजेज जो है वो है हमारा जेनेटिक कॉज। अगेन ये एक जेनेटिक कॉज की वजह से हो सकता है जो कि उसके फादर या मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हुए हो और बच्चे से उसके फर्दर बच्चों तक में भी जा सकता है। सेकेंड है इसका रीजन लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट जो है अगेन इंडिकेट करता है कि हमारा बॉडी का अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हमारा अगर ब्रेन अच्छे से डेवलप ना हुआ हो या हमारे सेंसरी ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप ना हुए हो तो हमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को फेस करना पड़ सकता है। थर्ड आता है इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं एक बच्चे को। अगर मानो एक बच्चे को शुरुआत से ही घर के अंदर रखा जाए, उसको बाहर ना जाने दिया जाए, तो उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। तो बच्चों का समाज के अंदर जाना, लोगों से घुलना मिलना और सोसाइटी का पार्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो केवल फोन के अंदर गेम्स खेलना ही अच्छी बात नहीं है, बल्कि लोगों के साथ जाके, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके गेम खेलो, बाहर जाओ, बाहर का माहौल देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी रह सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिजिकल कॉजेज।
फिजिकल कॉजेज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जहाँ पे हमारे फिजिकली अगर हमारा कुछ ऐसा पार्ट है जो कि अच्छे तरीके से डेवलप ना हुआ हो, उसकी वजह से भी हमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इंजरीज टू ब्रेन स्टेम्स, ठीक है, अगर हमारे ब्रेन के जो स्टेम सेल्स है, अगर उसमें कोई इंजरी हो जाए तो हमारे सेंसेस जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। तो ये थे कुछ रीजंस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर, जो कि है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको ASD बोला जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे उसका डेवलपमेंटल जो स्टेट है वो प्रॉपरली फ्लो में नहीं जा पाता। यहाँ पे जो एक पर्सन जो कि ASD से गुजर रहा होगा, उसको दिक्कत आएगी कम्युनिकेशन करने में, लैंग्वेज को समझने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में, और अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखने में, और दूसरों के भी बिहेवियर को समझने में भी। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि फेस करता है एक ASD का पर्सन। अगर मैं बात करूँ इसके आगे के सिम्टम्स की, तो यहाँ पे एक पर्सन जो कि ASD से गुजर रहा है वो नहीं समझ पाता और बात नहीं कर पाता अच्छी तरीके से लोगों के साथ। उनको टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, उनको टाइम लगेगा अपनी बात समझाने में। ठीक है, उनको दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को समझने में। अगर एक पर्सन मान लो इंडिया के अंदर रह रहा है, अगर वो बचपन से इंडिया में रह रहा है तो उसको हिंदी अपने आप ही आती है, क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन जो पर्सन ASD से गुजर रहा है वो इंडिया में रहते हुए भी वहाँ की नेटिव लैंग्वेज भी नहीं सीख पा रहा। ठीक है, तो ये है ASD की बड़ी दिक्कत। वो अवॉइड करता है आई कॉन्टेक्ट, क्योंकि इन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता। वो कोशिश करेगा दूर रहने से लोगों के, और सोशल इंटरेक्शन से बहुत दिक्कतें होने वाली है उनको। टचिंग सेम ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, वो बार बार एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार छुएंगे, ठीक है, ताकि वो उसको और अच्छी तरीके से फील कर सके। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेस्ट, साउंड और स्मेल में भी। यहाँ पे भी सेंसेस वाली प्रॉब्लम को देखा जाता है, लेकिन ये जो दिक्कत है मेन वो है हमारे बिहेवियर की। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं कॉजेज ऑफ ASD। तो ASD का कॉज वो है एक बहुत बड़ा जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, अगर किसी के फादर मदर को हो रखा होगा तो बच्चे को होना बहुत ज़्यादा लाइकली है। सेकंड है, अगर आपका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो आप ASD का शिकार हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी अगेन वही, अगर बच्चे को शुरुआत से ही सोसाइटी से दूर रखा जाएगा तो भी उसको ASD जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट आता है मैल न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी, यानी कि जब एक माता जब वो प्रेग्नेंट है तब वो अगर प्रॉपरली न्यूट्रिएंट का इंटेक ना करे, न्यूट्रिशन ना ले, तो उसका जो बच्चा है उसको भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल स्टेट के अंदर दिक्कत आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम अपने अगले ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर को, जिसको ODD बोला जाता है। ODD जो है वो एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जहाँ पे जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकोऑपरेटिव होता है, यानी वो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानने वाला। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, किसी भी चीज़ को नहीं मानेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा। ठीक है, जब ऐसी दिक्कतें आती है तो वो हो सकता है वो ODD का शिकार हो। देखो बच्चों के अंदर जनरली होता है कि वो बात नहीं मानते, लेकिन जब वो एक हद से ज़्यादा हो जाए ना तो वो कॉमन नहीं है। ठीक है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या पर्सन कोई असली में किसी मेंटल हेल्थ इश्यू या बिहेवियरल डिसऑर्डर से गुजर रहा है या उसका जनरल बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, अगर वो गुजर रहा है तो उसको हेल्प आउट करना चाहिए ताकि वो दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आए और अच्छे से अपना लाइफ गुजार पाए। क्योंकि ऐसे लोग जो कि ODD होंगे, ODD का शिकार होंगे, उनके साथ रहना दूसरों के लिए भी मुश्किल है। ओके, अच्छा, मेन जो दिक्कतें आती है, मेन जो सिम्टम्स है इसके वो है, बच्चा जो होगा वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करेगा, फाइट करेगा लोगों से, रिफ्यूज़ करेगा किसी भी बात को मानने से, किसी भी रूल्स को मानने से, हर काम में दूसरों को ब्लेम करेगा, अपनी डिसओबीडियंस दिखाएगा कंटिन्यूअस, कभी भी किसी की बात नहीं मानेगा चाहे आप कुछ भी बात बोल दो। फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन, लगातार फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। रिमेन स्ट्रेस्ड और वरीड, हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। और
उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है फ्रेंड्स बनाने में, क्योंकि जो बच्चा ऐसे आर्ग्यू करता है, गुस्से में रहता है, बात नहीं मानेगा, तो दूसरे लोग भी उसके पास जाने से थोड़ा सा हटेंगे, ठीक है, उसके पास नहीं जाएंगे जल्दी, ठीक है, ये बहुत जल्दी अनॉय वाला फील करने लग जाते हैं। इसका जो मेन रीज़न है होने का वो है अगेन जेनेटिक फैक्टर। सेकेंड आता है एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे नर्वस सिस्टम से जो ट्रांसमिशन जा रहा है, अगर वो प्रॉपरली ना जाए, वो अच्छे तरीके से वर्क ना करे, तो भी हम ओडीडी का शिकार हो सकते हैं। हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर तो है, वो बहुत बड़ा रीज़न है। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, अगर एक बच्चा हमेशा जिसने बचपन से ही पुअर फाइनेंशियल कंडीशन देखी है, वो भी ओडीडी का शिकार हो सकता है। उसको भी एंगर, डिप्रेशन, फाइटिंग वाली फीलिंग, दूसरों से अनॉयड रहना, ये सारी परेशानियां एक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फेस करनी पड़ सकती है। केवल बच्चों में नहीं, बड़ों में भी, ठीक है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, अगर उसके घर में ही ज़्यादातर लड़ाइयाँ चलती रहती है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ टेंस्ड माहौल रहता है, तो बच्चे पे भी और बड़ों पे भी साथ साथ बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़े रीजंस हो सकते हैं ओडीडी होने के। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने अगले डिसऑर्डर पे, जिसका नाम है ओसी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब समझा जाए, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जहां पे जो पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है चीजों को लेके, ठीक है। यहाँ पे ना मेनली दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे, एक है ऑब्सेशंस, दूसरा है कंपल्जन्स, ठीक है। अगर एक पर्सन को किसी एक चीज के बारे में थॉट लगातार आ रहा है तो दैट इज हिज ऑब्सेशन, ठीक है। और जबकि अगर उसको लगता है ये काम उसको दोबारा दोबारा करते रहना चाहिए, तो ये है उसका कंपल्जन, ठीक है। ये अगर देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं तो ये और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मेन है इसके अंदर ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर्स। यहाँ पे ऑब्सेसिव थॉट्स के अंदर ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के बारे में ख्याल आएगा, जैसे कि उसको डर होगा कि वो खुद को हार्म ना कर दे या अपने जो लव्ड वंस है उनको हार्म ना कर दे। उसको कंटेमिनेशन या जर्म्स का बड़ा डर होता है, ठीक है। जर्म्स से बहुत डरेगा, वो हैंड वॉश करता रहेगा, बार बार नहाएगा, ठीक है। जैसे कि याद करो मूवी अगर देखी हो, बड़ी फ्लॉप मूवी थी वैसे तो, हम शक्ल, उसके अंदर जो राम कपूर था, मोटा सा जो पर्सन था, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, वो गुजर रहा था ओसीडी से, ठीक है। यहाँ पे जो पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा डाउट होता है दूसरे इंडिविजुअल्स पे भी, उसको बहुत ज़्यादा गंदे होने का बहुत डर रहेगा, उससे गलती ना हो जाए इससे बहुत डर रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा हो सकता है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये है उसके ऑब्सेसिव थॉट्स। अगर मैं कंपल्सिव बिहेवियर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे वो एक काम को बार बार करते रहना चाहेगा, ठीक है। अगर जैसे जर्म्स का डर है तो बार बार नहाएगा, बार बार हाथों को वॉश करेगा, ठीक है। अगर जैसे सिक्योरिटी का डर होना किसी को या दूसरों का डर होना, तो वो बार बार सिक्योरिटी चेक्स करेगा, लॉक को बार बार चेक करेगा। एक बार लगा दिया लॉक, फिर चेक कर रहा है, फिर वो आगे चला गया, फिर उसको याद आया नहीं एक बार और चेक कर लेता हूँ। तो अगर ऐसे बार बार थॉट्स आ रहे हैं तो ये है उसके कंपल्सिव बिहेवियर्स, जहाँ पे वो बार बार एक ही वर्ड को रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। और हो सकता है वो कॉन्स्टेंटली गॉड की या रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व रहे, ठीक है। तो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी, ओके। इसके जो बहुत बड़े रीजंस है या मैं बोलूँ किन वजहों से होता है, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। अगर उसके जेनेटिकली ट्रांसमिट हुआ है तो वो तो उसके साथ रहने वाला है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबराएगा चीज़ों को लेके, ठीक है। उसको चीज़ों को चूज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी, ओके। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी आसपास का माहौल अगर उसका बहुत ख़राब है, देखो वो ख़राब जनरली नहीं, ऐसा ही नहीं है कि लड़ाई झगड़े से ही हो। अगर उसको बहुत ज़्यादा मतलब डर्ट में रहता है तो हो सकता है उसको तब भी ओसीडी हो जाए, ठीक है। इन्फेक्शन का बहुत डर हो जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे भी हो सकता है। जैसे कि अगर अभी कोरोना टाइम के अगर अंदर बात करें तो सब ने हैंड सैनिटाइजर को बार बार यूज़ किया, ठीक है। लेकिन वो ओसीडी नहीं है, वो तो जनरल हमारा सेफ साइड रहने का, हमारा बचाने का खुद को तरीका था। लेकिन इन जनरल भी अगर पर्सन बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ करे दैट इज हो सकता है कि उसको ओसीडी हो, ठीक है। लो लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर,
ठीक है। उसको जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि नर्वस सेल से हमारे ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, वो हो सकता है बहुत वीक हो, जिसकी वजह से उसको ओसीडी की दिक्कत आ रही है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ डिसऑर्डर्स जिनके बारे में हमने जाना। तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के अंदर रिक्वेस्ट भेज के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और या फिर मुझे मेल कर सकते हैं इस आईडी पे। सो थैंक यू सो मच। जो हमारा अगला पार्ट होगा वो होगा इस चैप्टर का पार्ट 3। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।